किरण बोस पश्चिम बंगाल की घुमावदार पहाड़ियों के बीच अपनी शहरी जिंदगी के शोर को पीछे छोड़ आए हैं। यहाँ की ठंडी हवाएं, अदरक वाली चाय की खुशबू और धुंध से ढके चाय के बागान उन्हें एक अनोखे सुकून की ओर ले जा रहे हैं। आई इस सुकून भरी यात्रा में शामिल हों और बारिश की धीमी लय के साथ गहरी नींद में खो जाएं। किरण बोस के मन में विश्वविद्यालय के सर्वरों की गूंज अब भी बाकी थी, एक ऐसा आभासी कंपन जो ट्रेन के डिब्बे की थरथराहट के साथ तालमेल बिठा रहा था। उन्होंने अपने टैबलेट को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उनकी उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ गए थे। स्क्रीन पर विभाग के अध्यक्ष के अनपढ़े ईमेल्स की एक कतार थी और जर्नल ऑफ एथनोबोटनी के लिए 3 लंबित समीक्षाएं वह हिस्सा। उन्होंने स्क्रीन पर एक नया नोट खोला और उसका शीर्षक रखा तारांकन विश्राम की कार्यविधि। तारांकन उन्होंने उन मदों की सूची बनाना शुरू किया जिसकी सटीकता लगभग चिकित्सकीय थी। सुबह 0700 जागना, 0730 स्थानीय वनस्पतियों का सचेत अवलोकन, 0900 धीमी चाल से टहलना। उन्होंने विश्राम को मापने की कोशिश की, मानो शांति की अवधारणा कोई ट्रेन को एक जोरदार झटका लगा, एक ऐसी हिंसक थरथराहट जिसने फर्श को चीर दिया। डिब्बा बाईं ओर झुका और टैबलेट किरण की उंगलियों से फिसलकर जंग लगे धातु के फर्श पर जोर से जा गिरा। वह कुछ फीट दूर खिसक गया और एक ऐसे यात्री के घिसे हुए जूते से जा टकराया जिस पर किरण का ध्यान तक नहीं गया था। किरण वहीं जम गए, उनका हाथ अब भी उसी मुद्रा में था जैसे। उन्होंने तुरंत टैबलेट उठाने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय वे स्थिर रहे और महसूस किया कि एक दशक के कार्यकाल के दबाव का भौतिक बोझ उनके कनपटों पर किसी कसते हुए बैंड की तरह दबाव डाल रहा है। वह तनाव उनके मन से निकलकर उनकी मांसपेशियों में समा गया था, कंधों में एक पुरानी जकड़न, जैसे वे अब भी शोधपत्रिकाओं का एक भारी ढेर उठाए हुए हों। उन्होंने धीरे से उसने अपना पूरा ध्यान उस आवाज़ पर केंद्रित कर दिया। अब ट्रेन महज एक सवारी नहीं बल्कि एक लयबद्ध वाद्ययंत्र बन गई थी। पटरियों की वह धातु जैसी तीखी गूंज उसकी धड़कनों के साथ तालमेल बिठाने लगी, एक निरंतर खटखट खटखट जो उसे वर्तमान से जोड़े रखने वाले एक लंगर की तरह काम कर रही थी। उसने उस शोर को अपने भीतर समाने दिया और उस यांत्रिक दोहराव को। किरण ने एक गहरी सांस ली, फिर दूसरी और फिर तीसरी गहरी और सचेत सांसें जिन्होंने उसकी पसलियों को फैला दिया और फेफड़ों के तल से बासी हवा को बाहर धकेल दिया। जैसे ही शरीर में ऑक्सीजन वापस लौटी, डिब्बे की गंध और स्पष्ट हो गई वह यादों का एक गाढ़ा मिश्रण था। पुरानी फटी हुई चमड़े की सीटों की तीखी महक, लोहे की वह खास गंध और पर्दों से चिपका कोयले के धुएं का। उसने अपना सिर खिड़की के ठंडे कांच से टिका दिया। बाहर का नज़ारा अब महज एक धुंधली पृष्ठभूमि नहीं रहा बल्कि एक जीवंत श्रृंखला बन गया था। पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों की पन्ना जैसी हरियाली लहरों की तरह ऊपर की ओर उठ रही थी, जिसे बीच बीच में मिट्टी के गहरे गेरुए रंग के धब्बे तोड़ रहे थे। जहां पहाड़ का कुछ हिस्सा खिसक गया था, उसने देखा कि एक चमकीला ला। जैसे जैसे ट्रेन पहाड़ियों की गहराई में मुड़ने लगी, यात्रा की गति उसके विचारों की धीमी होती रफ्तार का प्रतिबिंब बन गई। उसके सीने में चलता विश्लेषण का इंजन आखिरकार थम गया। उसने अपने भीतर एक हल्कापन महसूस किया, जैसे वह अपने ही जीवन की ड्राइविंग सीट से हटकर अब यात्री की सीट पर आ गया हो। वह अब अपने समय का वास्तुकार नहीं था, वह तो बस पृथ्वी की गति का। तभी एक चीख सुनाई दी, यह धातु पर धातु के रगड़ने की एक लंबी खींची हुई कराह थी। जब ब्रेक लगे और उस झटके ने उसे वर्तमान में वापस खींच लिया, ट्रेन कराहते हुए रुक गई और हवा की अचानक आई स्थिरता भारी और प्रत्याशित सी महसूस हुई। किरण ने पलकें झपकाईं, उसकी आंखें खिड़की की गंदगी के पार स्टेशन प्लेटफॉर्म की मध्यम रोशनी के साथ तालमेल बिठाने लगी। उसके हाथ खाली हवा में लहरा गए। उसने अपनी सीट के नीचे की छोटी सी जगह और ऊपर वाले रैक पर नज़र दौड़ाई, लेकिन उसका भारी चमड़े का सूटकेस और वनस्पति चित्रों वाला छोटा थैला दोनों गायब थे। एक पल के लिए घबराहट की लहर उठी, शहर की वही पुरानी बेचैनी एक तीखे झटके की तरह महसूस हुई। पर तभी उसकी नज़र डिब्बे के आखिरी छोर पर पड़ी। उसका सामान वहाँ खड़ा हुआ, उसके पैर थोड़े लड़खड़ा रहे थे और वह संकरी राह से होता हुआ आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपने सूटकेस के हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया, दरवाजे के चौखट से टिके एक व्यक्ति ने एक धीमी जानती पहचानी मुस्कान के साथ उसे देखा। वह व्यक्ति ऐसा लग रहा था मानो उसे उन्हीं पहाड़ियों से तराशा गया हो जिनसे वे अभी गुजरकर आए थे, धूप हवा से झुलसा हुआ। तुम ऐसे दिखते हो जैसे बहुत लंबे समय तक हवाओं से लड़ते रहे हो, उस व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज़ एक धीमी और भारी गूंज की तरह थी। किरण ट्रेन के डिब्बे की धातु की दहलीज से नीचे उतरा और सीधे हवा की एक ऐसी दीवार से टकराया
जो वातावरण कम और चेहरे पर दबे किसी गर्म नम कपड़े जैसी अधिक महसूस हो रही थी। वह हवा घनी थी, जिसमें कुचले हुए फर्न और पुराने पत्थरों की गंध रची बसी थी। एक ऐसी उमस भरी मिठास जो गले के पिछले हिस्से से चिपक गई थी। वह एक पल के लिए वहीं ठिठक गया, प्लेटफॉर्म। लेकिन इसके विपरीत वहां एक ऐसी पूर्ण निस्तब्धता थी जो भौतिक महसूस हो रही थी। वह केवल ध्वनि का अभाव नहीं था, बल्कि वह एक भारी गूंजते हुए दबाव के साथ उसके कानों से टकरा रही थी। कुछ सेकंड के लिए इस शून्य ने उसके भीतर घबराहट की एक लहर पैदा कर दी। उसकी सांसें अटक गईं और उसमें वह पुराना शहरी स्वभाव जाग उठा जो हर पल खतरों को तलाशता रह। तुम्हारी शक्ल ऐसी है जैसे तुम सांस लेना भूल गए हो, एक भारी आवाज गूंजी। रणमुड़ा डिब्बे वाला वह आदमी अब भी वहीं था, हालांकि अब उसने अपना वजन बदलते हुए खुद को एक जंग लगे लोहे के खंभे से टिका लिया था, जिसे रात में खिलने वाली खुशबूदार बेलें धीरे धीरे अपने आगोश में ले रही थीं। वह धीरे धीरे अपनी पलकें झपका रहा था। उसकी पलकों की लय भारी थी, जैसे कोई नींद में डूबी बिल्ली किसी पतंगे को देख रही हो। यह जीवन पोदार था। मैं किरण हूँ, उसने कहा, और उस शांति में उसकी आवाज़ पतली और कर्कश सुनाई दी। वह रुका और उनके बीच सन्नाटे को ठहरने दिया, फिर बोला, मैं घर आया हूँ। जीवन ने एक हल्की संतोषजनक आह भरी, जो किसी खोखले लट्ठे से गुजरती हवा जैसी थी। घर एक धैर्यवान चीज़ है किरण, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने वापस आने के लिए लंबा रास्ता चुना। उसने अपना झुर्रियों भरा हाथ बढ़ाकर भारी चमड़े का सूटकेस थाम लिया। जीवन ने उसे झटके से नहीं उठाया, बल्कि वह उसके वजन के साथ धीरे से झुका, जैसे वह केस तेजी से एक तरफ झुका और फिसलकर गीले कंक्रीट के करीब जा पहुंचा। दोनों आदमी ठिठक गए। शहर में ऐसी छोटी सी चूक पर माफियों का दौर शुरू हो जाता और सामान समेटने की अफरा-तफरी मच जाती, पर यहाँ जीवन बस रुक गया। न उसने कोई आह भरी, न ही कोई बड़बड़ाहट की। वह बस हैंडल को पकड़े खड़ा रहा और सूटकेस को उसकी नई तिरछी स्थिति में स्थिर होते देखता रहा। लगता है बैग ने आराम करने का मन बना लिया है, जीवन ने अपनी धीमी और गूंजती आवाज में आलस से कहा। बेहतर होगा कि हम उसे दोबारा हिलाने की जिद करने से पहले खुद को संतुलित करने का समय दें। किरण को चिड़चिड़ाहट की एक हल्की सी लहर महसूस हुई, उसके पुराने व्यक्तित्व की एक परछाई जो हर पल को सलीके से ढालना चाहती थी, स्ट्रैप को ठीक करना चाहती थी, समय का पाबंद रहना चाहती थी। लेकिन जीवन के शांत चेहरे को देखकर उसके कंधों का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। उसने एक गहरी और सचेत सांस ली, जिसमें मानसून की बिजली जैसी कड़कड़ाहट और प्लेटफॉर्म। क्या यहाँ हर कोई इतना निश्चिंत रहता है? किरण ने पूछा, और उसके होंठों पर एक छोटी सी थकी हुई मुस्कान तैर गई। सिर्फ वही जिन्हें पता है कि ये पहाड़ कहीं जा नहीं रहे, जीवन ने जवाब दिया। सामान को ठीक किया जा रहा था। किरण की नज़र कुछ गज की दूरी पर खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह एक लकड़ी के बेंच से टेक लगाकर खड़ी थी और उसकी गोद में चमड़े की जिल्द वाली एक स्केचबुक खुली थी। उसने केसरिया रंग का एक चटक कुर्ता पहना था, जो स्टेशन के फीके स्लेटी और हरे रंगों के बीच बिल्कुल अलग चमक रहा था। जहां जीवन स्थिरता की एक मिसाल था, वहीं यह महिला। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं और इधर-उधर घूम रही थीं। उनमें एक ऐसी बेचैनी थी जिसे किरण ने तुरंत पहचान लिया। यह उस इंसान की नज़र थी जो शरीर से तो वहां मौजूद था, लेकिन मन से 3 गलियां दूर था। शायद किसी रास्ते का हिसाब लगा रहा था या घड़ी देख रहा था। उसने गर्दन टेढ़ी करके उन्हें देखा, उसके चेहरे पर जिज्ञासा और एक अजीब सी सुलगती हुई माफ़ कीजिएगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ साफ और तीखी थी, जो नम हवा को किसी ब्लेड की तरह काट रही थी। क्या आपको पता है कि अगली सवारी ठीक कितने बजे आएगी? लोकल शटल समय सारिणी में 4 बजे का समय था, लेकिन अब 4:12 हो चुके हैं। पलकें झपकाईं। उसके सवाल की सटीकता ठंडे पानी की बौछार जैसी महसूस हुई। उसे अचानक लगा कि वह भी उसी की लय में आ जाए, अपनी घड़ी देखे और इस बात से सहमत हो कि 12 मिनट की देरी स्वीकार्य नहीं है। उसका दिमाग मौसम और रेल बुनियादी ढांचे के आधार पर देरी की संभावना का हिसाब लगाने लगा। वह बस बोलने ही वाला था, उस जल्दबाजी की दौड़ में शामिल होने। उस महिला की ओर देखा तक नहीं था। वह अपनी जेब से निकाली हुई एक सुतली से टूटे हुए पट्टे को धीरे धीरे कस रहा था। उसकी हरकतें इतनी सधी हुई और धीमी थीं कि उन्हें देखना सम्मोहक सा लग रहा था। ये दृश्य किरण के लिए एक लंगर की तरह काम कर रहा था, जो उसे घबराहट की ढलान से खींचकर वापस ला रहा था। उसने उस महिला को गौर से देखा। हालांकि मुझे लगता है, किरण ने धीरे से कहा, अपनी आवाज़ की लय को जीवन जैसा बनाने की कोशिश करते हुए,
कि सवारी तभी आती है जब उसे लगता है कि बारिश थम गई है। फराह ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी उंगलियों की थपकी एक पल के लिए रुक गई। उसने किरण को ऐसे देखा जैसे उसने किसी विलुप्त भाषा में बात की हो। लॉजिस्टिक्स ऐसे काम नहीं करते, समय सारणी इसलिए बनाई जाती है ताकि उसका पालन हो। इन पहाड़ियों की अपनी समय सारणी होती है। जीवन ने बात जोड़ी और अंततः एक संतोषजनक आह भरते हुए बैग को ऊपर उठाया और वे शायद ही कभी छपे हुए कागजों से मशविरा करती हैं। फराह ने झुंझलाहट में एक तीखी आह भरी और फिर से अपने रेखाचित्र बनाने लगी। हालांकि अब उसके हाथ कागज पर तेज और टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच रहे थे। किरण ने उसके प्रति एक अजीब सा जुड़ाव महसूस किया, शहर की उस बेचैन धड़कन का एक साझा अवशेष। लेकिन उसने पाया कि वह उस बेचैनी में उसका साथ नहीं देना चाहता था। उसे जीवन के व्यक्तित्व का वह भारी और धीमा खी। जैसे ही जीवन उसे स्टेशन के निकास की ओर ले जाने लगा, किरण का पैर प्लेटफॉर्म की दीवार के एक उभरे हुए हिस्से से टकरा गया। वह रुका और झुककर देखने लगा कि उसे ठोकर किस चीज से लगी। वहां नमी से भरी और काई जमी कंक्रीट की दीवार पर इंद्रधनुषी रंगों के कुछ निशान खुदे हुए थे। वे कोई साधारण भित्तिचित्र नहीं थे, वे सटीक कलात्मक रेखाएं और बिंदु थे जो रोशनी के एक हो गया। उसके दिल ने एक जोरदार धड़कन ली। वह इस पैटर्न को पहचानता था। यह एक गुप्त वानस्पतिक मानचित्र था, मिट्टी की अम्लता और ऑर्किड लगाने के स्थानों का एक संक्षिप्त संकेत, कुछ ऐसा जो उसके दादाजी ने उसे तब सिखाया था जब वह 7 साल का था और एक टहनी से मिट्टी पर चित्र बनाता था। ये घाटी की उन छिपी हुई शिराओं का नक्शा था, उन जगहों का मार्गदर्शक जहां धर उसने उन निशानों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगली की नोक उस ठंडी और नम सतह से टकराई। वह इंद्रधनुषी रंग थोड़ा उभरा हुआ महसूस हुआ, जैसे वह कंपन कर रहा हो। किरण, जीवन ने कुछ कदम आगे से पुकारा। उसकी आवाज़ एक धीमी धारा की तरह वापस आई। धुंध घिर रही है, अगर हम और देर करेंगे तो हमें सिर्फ गंध के सहारे चलना पड़ेगा। किरण ने उस मानचित्र से नज़र हटाकर बूढ़े आदमी की जाती हुई पीठ की ओर देखा। उसने अपने सीने में एक अचानक और तीव्र खिंचाव महसूस किया। यह शहर वाली घबराहट नहीं थी, बल्कि एक रहस्य का रोमांच था। वह सोचने लगा कि यह नक्शा किसने बनाया होगा और यह यहाँ उसकी वापसी की दहलीज पर ही क्यों था। वह तेजी से आगे बढ़ा ताकि उनके साथ चल सके। उसके भारी जूतों की धमक अब किसी सैन्य मार्च के बजाय दिल की धड़कन जैसी सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने प्लेटफॉर्म से उतरकर पहाड़ी की उस पन्ने जैसी हरी गोद में कदम रखा, धुंध ने पीछे छूट रहे स्टेशन को अपने आगोश में ले लिया और समय सारनियों और चमड़े के पट्टों वाली उस दुनिया का नामोनिशान मिटा दिया। मुझे बताओ जीवन, किरण ने पूछा। उसकी आवाज़ अब शुरू हो रही बारिश की लयबद्ध ध्वनि में घुल मिल गई थी। क्या गांव में अब भी वे पुराने रहस्य जिंदा हैं? दुकान दिखने से पहले ही जले हुए अदरक और गीली मिट्टी की सौंधी महक किरण के नथुनों से टकराई। बांस और नालीदार टिन से बनी वह एक छोटी सी झुकी हुई झोपड़ी थी, जो एक ऐसी पहाड़ी की चोटी पर टिकी थी जहां धुंध किसी कटोरे में भरे दूध की तरह जमा होती प्रतीत होती थी। चंद्रन दास पहले से ही वहां मौजूद थे। उनकी परछाई उस धूसर रोशनी में साफ उभर रही थी। वे पीतल। जीवन ने अपनी चाल इतनी धीमी कर ली कि वह लगभग रेंगने जैसा हो गया। उसके जूते नारंगी कीचड़ में छपछप कर रहे थे। चंद्रन, उसने खींचते हुए कहा, जैसे कोई गर्म टॉफी को धीरे से खींच रहा हो। घुमक्कड़ वापस आ गया है। इसे देखकर लगता है जैसे यह भूल गया है कि पहाड़ों की हवा में सांस कैसे ली जाती है। चंद्रन ने तुरंत ऊपर नहीं देखा। वे चम्मच को उसी गोलाकार गति में घुमाते रहे जिससे पीतल के बर्तन पर धातु की हल्की सी रगड़ सुनाई दे रही थी। जब वे आखिरकार मुड़े तो उनकी आंखें आधी बंद थीं और उनका चेहरा गहरी पुरानी झुर्रियों का एक ऐसा नक्शा था जिसमें 50 के दशक से अब तक के हर मानसून का इतिहास सिमटा हुआ प्रतीत होता था। उन्होंने कोई अभिवादन नहीं किया। किरण आगे बढ़ा और चाय की उस महक ने अचानक उसके दादाजी की रसोई की एक तीखी याद ताज़ा कर दी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर का वह अकादमिक स्वभाव जाग उठा है। चीज़ों को वर्गीकृत करने, विश्लेषण करने और समझाने की वह तीव्र इच्छा। अदरक के सुगंधित यौगिक, किरण ने शुरू किया। उसकी आवाज़ उस नमी के माहौल के हिसाब से बहुत ज्यादा स्पष्ट और नैदानिक लग रही थी। संभव बीच में ही रुक गया। चंद्र ने अपना सिर बस थोड़ा सा झुकाया था और उनकी आधी बंद आंखें एक गहरी धैर्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ किरण पर टिकी थीं। यह कोई चुनौती नहीं थी,
बल्कि चुप रहने का एक सौम्य निमंत्रण था। किरण ने महसूस किया कि शब्द उसके गले में ही दम तोड़ रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह बात कर रहा है जो किसी उब चुके फैकल्टी बो। तुम अब भी किताबों में सोच रहे हो, किरण, चंद्रन ने कहा। उनकी आवाज़ एक गहरी, खुरदरी गूंज थी जो कंधों पर लिपटे किसी गर्म कंबल की तरह महसूस हुई। यहाँ हम घूंटों में सोचते हैं। अचानक एक तीखी आवाज़ ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। कागज़ पर ग्रेफाइट की तेज़ी से रगड़ने की आवाज़ फराहा चुकी थी, जो धुंध से किसी शहर की रूह की तरह प्रकट हुई। उसने कुछ नहीं कहा, वह बस दुकान की रेलिंग का सहारा लेकर खड़ी हो गई और उसकी पेंसिल स्केचबुक पर तेज़ी से दौड़ने लगी। वह भाप की उन लहरों को कैद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी रेखाएं उबड़-खाबड़, जल्द मिट्टी के बिना पॉलिश किए हुए छोटे प्यालों के ढेर की ओर हाथ बढ़ाया। उसने स्थिर हाथों से चाय डाली, जिसका रंग गहरा और मलाईदार गेरुआ था। उसने एक प्याला किरण की हथेली पर रख दिया। प्याले की तपिश तुरंत और तीव्र महसूस हुई, जो छिद्रपूर्ण मिट्टी से रिसकर किरण के हाथ की त्वचा तक पहुंच गई। वह एक ऐसा ठोस वजन था, एक ऐसा भौतिक लंगर जिसने उसकी चेतना को तारांकन। मैं अब भी हर चीज़ को नाम देने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? तारांकन, किरण ने सोचा, और यह विचार उसके मन के शांत कोनों में गूंज उठा। तारांकन, मैंने 10 साल हर जड़ और तने के लैटिन नाम सीखने में बिता दिए, फिर भी मुझे इस मिट्टी का एहसास याद नहीं। मैंने एक दशक विकास की यांत्रिकी का विश्लेषण करने में बिताया, जबकि यह भूल गया कि वास्तव में बढ़ना क्या होता है। मैं उन चीज़ों की एक सूची मात्र हूँ जिन्हें मैंने कभी अनुभव नहीं किया। चाय अच्छी है, किरण ने कहा। वह रुका और कुछ सेकंड की खामोशी के बाद बोला, इसका स्वाद पहली बारिश के बाद की मिट्टी जैसा है। उसने गौर किया कि उसकी आवाज़ बदल गई थी। वह अकादमिक लहजा, शहर की वह सटीकता अब ओझल हो चुकी थी। उसके शब्द अब धीमे थे, जिनमें लयबद्ध ठहराव थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके आसपास बैठे पुरुषों की बोली थी। वह जानकारी देने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह बस एक एहसास साझा कर रहा था। फराह की पेंसिल की रफ्तार धीमी हो गई। वह बीच स्ट्रोक में ही रुक गई। उसकी नज़रें अपनी स्केचबुक से हटकर चंद्रन की ओर मुड़ गईं। उसने चम्मच को घूमते देखा, गोल और गोल, एक पूर्ण और अनंत चक्र। उसकी उंगलियों की थपकी थम गई। उसने एक सांस ली, फिर एक और उसके कंधे थोड़े ढीले पड़ गए, क्योंकि उसकी सांसें उस दुकान की धीमी, सम्मोहक धड़कन के साथ तालमेल बिठाने लगी। मानसून एक धैर्यवान शिक्षक है, चंद्रन ने धीमी, गूंजती आवाज़ में कहा। वह पीछे की ओर झुका, उसकी आंखें अब लगभग बंद थीं। मुझे 40 साल पहले का एक साल याद है, जब बारिश ने आने से इनकार कर दिया था। पहाड़ियाँ भंगुर और धूल भरी भूरी हो गई थी। हमने इंतजार किया, पूरे गांव ने इंतजार किया। हमने सीखा कि इंतजार कोई शून्य नहीं, बल्कि एक तैयारी है। अगर बात किरण सुनता रहा, और चंद्रन की आवाज़ का वह खुरदरा स्वर एक ध्वनि कंबल की तरह काम कर रहा था, जिसने उसकी अपनी चिंता के बचे खुचे शोर को दबा दिया। उसने संतोष की एक गहरी अनुभूति महसूस की, एक ऐसी स्थिरता जो उसके कोट की गीली ऊन की तरह ही भारी और आरामदायक थी। एक पल के लिए स्टेशन का वह इंद्रधनुषी नक्शा एक धुंधली याद बन गया, एक ऐसी पहेली जिसे किसी और समय लेकिन जैसे ही किरण ने आखिरी घूंट के लिए प्याला उठाया, चंद्रन थोड़ा खिसके। वह बूढ़ा आदमी और करीब झुक आया। उसकी मौजूदगी की गर्माहट के साथ तंबाकू और सूखी जड़ी बूटियों की हल्की सी गंध भी महसूस हुई। हवा में घुला वह संतोष अब कुछ ठंडा और सतर्क होने लगा था। इस साल बारिश जल्दी आ गई है, चंद्रन फुसफुसाए। उनकी आवाज़ से वह सुस्ती गायब हो गई थी और उसमें अचानक एक कठोरता आ गई थी। और ऑर्किड, वे भी समय से पहले खिल रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ गायब हो रहे हैं। किरण मर नहीं रहे, बल्कि गायब हो रहे हैं। कोई उन्हें घाटी की उन गुप्त शिराओं से चुरा रहा है। तुम जिद्दी, 4 पैरों वाली आफत। किरण के कदम बीच में ही रुक गए। वह और जीवन पोदार एक लोहे के नक्काशीदार गेट के सामने खड़े थे, जिसे बेलों ने पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया था। गेट के उस पार राख के रंग की एक दुबली पतली बकरी बड़े इत्मीनान से एक दुर्लभ डेंड्रोबियम की मोमी पत्ती चबा रही थी। रिया सेन उस जानवर के साथ एक खींचतान में उलझी हुई थी। उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था, मानो वह जीवन ने एक संतुष्ट आह भरी, और आगे झुककर इस तमाशे को ऐसे देखने लगा जैसे कोई आदमी धीमी गति वाली फिल्म देख रहा हो। किरण को बीचबचाव करने की तीव्र इच्छा हुई। वह हिसाब लगाने लगा कि पौधे को नुकसान पहुंचाए बिना जानवर को हटाने का सबसे तेज तरीका क्या होगा, लेकिन जीवन की स्थिरता ने उसे थामे रखा। किरण ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को सहलाया और
आखिरकार रिया ने बकरी को गेट की ओर धकेल दिया। जैसे ही वह जानवर एक विद्रोही मिमियाहट के साथ वहां से भागा, रिया ने घुसपैठियों की ओर रुख किया। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसकी नज़रें एक चिकित्सकीय सटीकता के साथ किरण पर पड़ी। उसने उसके साफ जूतों और उस मुद्रा को गौर किया जो अक्सर प्रयोगशालाओं में काम करने वाले लोगों की होती है। उसके चेहरे के भाव जीवन, उसने कहा। उसकी आवाज़ सुरीली तो थी पर उसमें बर्फ जैसी ठंडक थी। तुम किसी कैटलॉग बनाने वाले को ले आए हो। जिस तरह से वह मिट्टी को देख रहा है, मैं बता सकती हूँ वह अपने दिमाग में पहले ही पीएच लेवल का हिसाब लगा रहा होगा। ने अपना बचाव करने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसे लगा कि उसके शब्द बहुत ज्यादा शहरी हैं। उसे एहसास हुआ कि वह जिस तरह खड़ा था, वह जवाबों की मांग कर रहा था, जबकि यह जगह धैर्य की मांग कर रही थी। उसने धीरे से एक गहरी सांस ली और कुचली हुई पुदीने की पत्तियों और गीले पत्थरों की खुशबू को अपने फेफड़ों में भर लिया। मैं तो बस मिलने आया हूँ, उसने। सब यही कहते हैं, रिया ने जवाब दिया। हालांकि अब उसकी तेजी कुछ कम हो गई थी। मिस्टर बोस, यहाँ के ऑर्किड नमूने नहीं हैं, वे यहाँ के निवासी हैं। उन्हें बहीखाते की प्रविष्टियों की तरह समझा जाना पसंद नहीं है। जीवन धीरे से हंसा, उसकी छाती में एक हल्की गूंज हुई। उसे थोड़ा समय दो, रिया। वह अभी भी शहर की हलचल से कांप रहा है। उसे देखना सीखने से पहले चलना सीखना होगा। जीवन ने इशारा किया कि किरण उसके पीछे पीछे अभयारण्य से सटे लहरदार चाय के बागानों में आए। रास्ता गहरे रंग की मिट्टी की एक संकरी पट्टी जैसा था, जिसके दोनों ओर इतनी गहरी हरी झाड़ियां थीं कि वे लगभग काली प्रतीत हो रही थीं। जीवन ने अपनी चाल को बहुत धीमा कर लिया और अचानक रुककर चूना पत्थर की एक चट्टान पर चिपकी मखमली हरे रंग की चमकती काई की ओर इशारा। धीमी चाल, जीवन ने खींचते हुए कहा। ज्यादातर लोग कहीं पहुंचने के लिए चलते हैं पहाड़ों में, तुम इसलिए चलते हो ताकि तुम जहां हो वहीं रह सको। इस काई को देखो किरण, अगर तुम अपनी एड़ी जोर से रखोगे तो तुम हजारों छोटे जंगलों को कुचल दोगे। तुम्हें अपना पैर ऐसे रखना चाहिए मानो तुम किसी सोए हुए पक्षी पर कदम रख रहे हो। किरण जीवन के चौड़े और खुरदरे पैरों को देख रहा था, जो किसी प्रार्थना की एकाग्रता के साथ आगे बढ़ रहे थे। उसने उनकी नकल करने की कोशिश की और महसूस किया कि कैसे धरती की नमी उसके तलवों में समा रही है। उसका पूरा ध्यान अब केवल स्पर्श पर था। मिट्टी का लचीलापन, हवा की ठंडक और चाय की पत्तियों की वह लेबद्ध सरसराहट। उसकी आंतरिक घड़ी, जो आमतौर पर बंद, जैसे जैसे वे गहराई में उतरे, एक चांदी जैसी धूसर धुंध छा गई। वह पहाड़ियों की दरारों से ऐसे रिस रही थी जैसे कोई मायावी लहर हो जिसने क्षितिज को पूरी तरह मिटा दिया था। कुछ ही मिनटों में दुनिया सिमट गई, चोटियां और दूर बसा गांव ओझल हो गए। किरण का पूरा ब्रह्मांड अब उसके चारों ओर फैली 5 फीट की हरियाली तक सीमित रह गया था। वह धुंध मखमल के पर्दे जैसी थी। पर्दा गिर रहा है, जीवन ने फुसफुसाते हुए कहा। अब हम सचमुच ओझल हो चुके हैं। एक गुप्त कुंड में पहुंचे जहां पेड़ों की छतरी के बीच से दूधिया रोशनी छनकर आ रही थी। रिया वहां इंतजार कर रही थी और उसके संदेह की जगह अब एक संभले हुए गर्व ने ले ली थी। वह उन्हें उन प्राचीन काई से ढके पेड़ों की ओर ले गई जहां मानसून के पहले ऑर्किड छाल से ऐसे लिपटे थे जैसे रोशनी की जमी हुई फुहारें हों। वे पारभासी और भूतिया सफेद थे, उनकी पंखुड़ी। किरण के भीतर एक पेशेवर विस्मय जागा, लेकिन उसने नोटबुक निकालने की इच्छा को दबा दिया। वह बस वहीं खड़ा रहा। उसकी पलकों पर ओस की बूंदें ठहरी थीं और वह उस विनम्र कर देने वाली खामोशी को महसूस कर रहा था। वे ऑर्किड उस स्थिरता का भौतिक रूप थे जिसकी तलाश किरण को थी, सुंदर, नाजुक और इंसानी दुनिया से पूरी तरह बेपरवाह। ये तभी दिखते हैं जब धुंध बिल्कुल इतनी ही घनी हो, रिया धीरे से बोली। अगर सूरज बहुत जल्दी निकल आए तो ये वापस छाल में सिमट जाते हैं, ये बहुत शर्मीले होते हैं। तभी किनारे से फराह नजर आई, जिसने अपने वाटरकलर किट को सीने से सटा रखा था। उसने बड़ी हड़बड़ाहट और ऊर्जा के साथ अपना ईजल लगाया और उसका ब्रश कागज पर तेजी से चलने लगा ताकि वह चांदी जैसी पृष्ठभूमि के बीच उन इंद्रधनुषी सफ़ेद पंखुड़ियों को कैद कर सके। लेकिन जैसे ही वह काम कर रही थी, धुंध की दिशा बदल गई। हवा का एक अचानक झोंका कुंड से होकर गुजरा, जिसने रोशनी को दूधिया सफ़ेद से बदलकर गहरा बैंगनी और फिर हल्का सुनहरा कर दिया। फरहान ने अभी अभी जो रंग भरे थे वे पल भर में पुराने पड़ गए। वह ठिठक गई, उसका ब्रश हवा में रुक गया। उसने ऑर्किड को देखा, फिर अपनी पेंटिंग को और फिर उस बदलते हुए पर्दे को। समर्पण के एक शांत क्षण में फरहान ने अपने ब्रश घास पर रख दिए। उसने उन्हें समेटा नहीं, बस वहीं छोड़ दिया।
उसने अपनी आंखें बंद की और सिर पीछे की ओर झुका लिया, जिससे नम हवा उसकी त्वचा को छूने लगी। उसने उस पल को दस्तावेज बनाने की कोशिश छोड़ दी और खुद को पूरी तरह उसमें डूब जाने दिया। वह बेचैनी जिसने स्टेशन से अब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था, आखिर रिया ने एक नोइंग मुस्कान के साथ फराह को देखा। फिर वह किरण की ओर मुड़ी और उसे हाथ से तैयार किए गए काढ़े का एक छोटा सा मिट्टी का प्याला थमा दिया। वह तरल गहरे एम्बर रंग का था, जिसमें जंगली शहद और तपते पत्थरों पर गिरी बारिश की महक बसी थी। जैसे ही उसने एक घूंट भरा, किरण की उंगलियां प्याले के किनारे दबे हुए पुराने और जर्जर चर्मपत्र के एक टुकड़े से छू गईं। उसने सावधानी से उसे खोला। लिखावट पतली और जल्दबाजी में की गई थी, लेकिन स्याही की पहचान साफ थी। उस नोट पर लिखा था, तारांकन उस बेटे के लिए जिसे बारिश की महक याद है, तारांकन, और नीचे उसके पिता के हस्ताक्षर थे। किरण उस कागज को एकटक देखता रहा। स्याही धुंधलाने लगी जब उसकी एक बूंदिया, शायद एक आंसू, उस पन्ने पर गिरा। उसने ऊपर देखा तो रिया उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरी और शांत उदासी थी, जैसे वह 20 सालों से इस राज को अपने भीतर समेटे हुए थी, बस इस इंतजार में कि यह धुंध उसे वापस घर ले आए। किरण के वजन से फर्श के तख्ते करा उठे। एक लंबी धीमी गूंज जो उसके पैरों के तलवों में किसी पुराने दोस्त के अभिवादन की तरह महसूस हुई। बेडरूम के बीचों बीच वह अचानक रुक गया। यहाँ की हवा में सोई हुई धूल की महक थी और खिड़कियों के शीशों से टकराती बारिश से लदी नमी की एक हल्की सी तीखी गंध। वह एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा, उसकी परछाई फर्श की फीकी पड़ चुकी उसका हाथ अनजाने में अपनी जेब की ओर बढ़ा। अंगूठे पर किसी नोटिफिकेशन की वह काल्पनिक खुजली उसे खींच रही थी। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, एक ऐसी मांसपेशियों की याददाश्त जिसे एक दशक की अकादमिक जल्दबाजी ने तराशा था। उसे लगभग महसूस हो रहा था कि विभाग के प्रमुख का कोई देर रात का ईमेल या किसी डॉक्टरेट छात्र का कोई घबराया हुआ सवाल उसके फोन को थर बिस्तर की ओर बढ़ा। उसकी चाल धीमी और सचेत थी। गद्दा भारी और पुराना था, जिस पर वे चादरें बिछी थीं जिन्हें सालों तक देवदार के संदूकों में सहेज कर रखा गया था। जैसे ही वह उस ठंडे कपड़े में समाया, एक खुशबू उठकर उससे मिली। सूखे लेवेंडर और पुराने देवदार की गहरी सौंधी महक का एक मदहोश कर देने वाला, यादों से भरा मिश्रण। यह सुरक्षा की महक थी। उस समय शुरू हुई। इसकी शुरुआत किसी शोर से नहीं, बल्कि शीशे पर कुछ अकेली हिचकिचाती हुई बूंदों की दस्तक से हुई। तारांकन, टिंक टिंक टिंक, तारांकन। यह एक लयबद्ध संकोची खोज थी, जैसे कोई उंगली नहाने के पानी का तापमान जांच रही हो। कुछ ही मिनटों में वह हिचकिचाहट गायब हो गई और उसकी जगह एक स्थिर दोहराव वाली टपटप ने ले ली, जो किसी धीमी धड़कन की नकल कर रही थी। वह उसने अपना हाथ उठाकर नाक के ऊपरी हिस्से को धीरे धीरे गोल घुमाते हुए सहलाया। उसने एक गहरी लंबी सांस ली, जिससे उसके फेफड़े उस नम और बिजली की सरसराहट से भरी हवा से भर गए, जो खिड़कियों के फ्रेम से रिसकर अंदर आ रही थी। उस एक सांस के साथ उसे अपने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस हुआ। वह वनस्पतिशास्त्री, वह व्यक्ति जो दुनिया को लैटिन नामों और मिट्टी के पी चारों ओर सन्नाटा छा गया। हालांकि यह एक शोर भरा सन्नाटा था, जिसमें बारिश की थाप गूंज रही थी। किरण ने घर की सांसों को सुना। उसने छज्जों में हवा की लेबद्ध गूंज सुनी और आंगन में खड़े उस प्राचीन बरगद की कभी भार आने वाली दूर की कराह सुनी, जिसकी जड़ें जमीन को इतनी शिद्दत से पकड़े हुई थीं कि वह एहसास सुकून देने वाला था। दुनिया सिमट गई थी, शहर, विश्वविद्यालय। जैसे जैसे मिनट एक दूसरे में घुलने लगे, एक भारी और गर्माहट भरा एहसास उसे घेरने लगा। यह उसके टखनों से शुरू हुआ और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा, जिससे उसके हाथ पांव शीशे की तरह भारी हो गए। यह एक ऐसी सुस्ती भरी भारीपन था जिसमें उंगली उठाना भी ताकत का कोई असंभव कारनामा लगने लगता है। उसके विचार, जो कभी टूटे हुए कांच की तरह नुकीले और तीखे, ठीक उसी पल जब अंधेरा उसकी नज़रों के कोनों को खींचने लगा, तूफान की लय के बीच एक आवाज़ गूंजी। वह हवा नहीं थी और न ही बारिश, वह किसी के खटखटाने की आवाज़ थी। खिड़की के शीशे पर 3 स्पष्ट और लयबद्ध दस्त के तारांकन, खट खट खट, तारांकन। किरण जड़ हो गया। उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई, हालांकि उसने शरीर का एक हिस्सा तक नहीं हिलाया। थकान के बोझ से वह बिस्तर से चिपका रहा। उसकी आंखें फैल गईं। वह दूसरी मंजिल पर रहता था। इस खिड़की के बाहर कोई बालकनी नहीं थी, बस 15 फीट की सीधी ढलान थी, जो नीचे फर्न के पौधों और नुकीले चूना पत्थर के बिस्तर तक जाती थी। बारिश शीशे से टकराती रही।